पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत की हलचलें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि आप जागरूक हो सके, अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। बता दें, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के माध्यम से आज भी बहुत सी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके फायदे क्या हैं? इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी विभाग के उप आयुक्त बीजे ब्रह्मा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम बांस के खेती के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बांस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, यानी कि जो नेशनल बम्बू मिशन है जो सरकार के द्वारा अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में हमने बात किया था। तो आज हम बांस के खेती कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि नेशनल बम्बू मिशन एक सरकार का प्रोग्राम है जो स्टेट बम्बू मिशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। जो पहाड़ी राज्य है और जो उत्तर पूर्वीय राज्य है उनके लिए 90:10 रेशियो में सब्सिडी दिया जाता है, और मैदानी इलाकों के लिए 60-40 का रेशियो से दिया जाता है, और यूनियन टेरिटरी राज्य के लिए ये 100% दिया जाता है। और हमें मालूम है कि बांस जो है ये एक बहुमुखी प्लांट है, और ये इसका इस्तेमाल पर्पस के लिए, बहु उद्देश्य के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बांस को। और बांस जो एक ऐसा पौधा है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा माना जाता है, और तकरीबन 3 से 4 इंच इसका हर दिन का ग्रोथ रहता है बांस का। और बांस विभिन्न क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और विभिन्न उद्योग में इसका इस्तेमाल होने की वजह से इससे कृषि आय और जो रोजगार सृजन के अवसर ये देता है किसान भाइयों को। इसमें से कुछ एक वैरायटी के बारे में हम लोग को कमर्शियल खेती करने से पहले जानना चाहिए, जैसे कि बम्बूसा टुल्डा हो गया, बम्बूस हो गया, बाल्कुआ हो गया, पॉलीमॉर्फा हो गया, आपको उसके बाद नूतन हो गया, ब्रांडेसी हो गया, एस्पायर हो गया, ओलिवेरी हो गया। तो इस तरह के अलग अलग जो बांस है अलग अलग उद्देश्य से हम लोग इसको लगाते हैं। कुछ एक बांस जो है फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, कोई आपका जो हम लोग ये क्या कहते हैं अगरबत्ती स्टिक्स बनाने के लिए, जो अगरबत्ती में जो लगता है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बांस से तैयारी करते हैं अगरबत्ती का जो स्टिक होता है। तो इस तरह का जो बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा बम्बूस है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, अगरबत्ती पर्पस के लिए, बाल्कुआ भी हम लोग फर्नीचर के लिए, फ्लोर मेकिंग के लिए, कपड़ा बनाने में, पॉलीमॉर्फा जो है वो फर्नीचर के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, पेपर बनाने के लिए। तो तरह तरह का जो बम्बू का जो बांस का जो वैरायटी है अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसी हिसाब से किसान भाइयों इसको लगा सकते हैं जिनको जो बिजनेस अभी करने के लिए बेचना है बांस को। और इसी के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जो नेशनल बम्बू मिशन है उसके तहत हम लोग अभी नर्सरी भी देते हैं, जिसमें पौधे तैयार करने के लिए सुविधा मिलते हैं बेनिफिशियरीज़ को। तो नर्सरी का जो आकार होता है 3 तरह का हम लोग सब्सिडी देते हैं। एक तो हाईटेक नर्सरी के लिए देते हैं जो 2 हेक्टेयर में कवर करेंगे। उसके बाद
बिग नर्सरी के लिए जो 1 हेक्टेयर में कवर करेंगे 1 हेक्टेयर में, और स्मॉल नर्सरी जो 0.5 हेक्टेयर में कवर करेंगे। तो इसी तरह ही हम लोग का जो सब्सिडी पैटर्न है, अगर हाईटेक नर्सरी बनाएंगे तो इसमें 50 लाख का निर्धारित किया गया, जिसमें से 25 लाख सब्सिडी मिलेंगे। उसके बाद बिग नर्सरी जो है 16 लाख का इसका निर्धारित किया हुआ है इसका कॉस्ट, और उसके हिसाब से 8 लाख रुपया 50% के हिसाब से सब्सिडी मिलेंगे। स्मॉल नर्सरी के लिए आपको 10 लाख निर्धारित किया है तो 5 लाख सब्सिडी मिलेंगे। और प्रोपोगेशन हम लोग कैसे करें? प्रोपोगेशन 3-4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग लगाने का जो पौधे हैं वो बीज से भी तैयार कर सकते हैं, या कलम से तैयार कर सकते हैं, या टिश्यू कल्चर प्लांट लगा सकते हैं, या तो हम लोग इसका जड़ भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो नेशनल बम्बू मिशन के आधार पे अंदर में हम लोग प्लांटेशन के लिए भी सब्सिडी देते हैं। तकरीबन 1 हेक्टेयर के लिए 1 लाख रुपये हम लोग सब्सिडी कॉस्ट में रखा है, उस हिसाब से सब्सिडी देते हैं। 50% सब्सिडी का मात्रा होता है। और ये जो सब्सिडी जो हम लोग देते हैं 3 साल के दौरान देते हैं। पहले साल में हम लोग 50% देते हैं, सेकेंड ईयर में हम लोग 30% देते हैं, फिर थर्ड ईयर में हम लोग 20% हम लोग सब्सिडी देते हैं। और इसके साथ ये बताना चाहूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट बांस में बहुत कम रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग ना के बराबर रहता है, लेकिन पहले 2-3 सालों में हमें इरिगेशन देना ज़रूरी होता है, पानी देना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में कुछ गोबर की खाद अगर दे तभी अच्छा रहता है। और इसी दौरान 2 से 3 साल के दौरान ये लोग इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम लोग धान भी लगा सकते हैं, और क्या लाइन टू लाइन के बीच में जहाँ पे बांस हम लोग लगाए हैं तो धान के खेत धान लगा सकते हैं, और या तो गेहूँ लगा सकते हैं, या तो कोई वेजिटेबल क्रॉप्स लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, अदरक हल्दी ये सब लगा सकते हैं। तो उसी दौरान इसका जो 2-3 साल का जो पैदावार है दूसरे फसल से भी इनको आय मिल सकता है किसान भाइयों को। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज विज्ञान और किसान में। हाल ही में दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए दिखाते हैं हमारे सेगमेंट में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक वैधानिक संस्थान है। इस विश्व पशु दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्रालय के संयुक्त सचिव ओपी चौधरी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और देश भर के गौपालन से जुड़े संस्थान के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर परषोत्तम रुपाला ने प्राण मित्र और जीवन दया पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जानवरों से जुड़ी कई परंपराएं हैं जो समाज के लिए मूल्यवान हैं। विश्व पशु दिवस हमारे विभाग की ओर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने नेतृत्व करते हुए मनाने का उपक्रम चल रहा है। इसको आज मनाया गया और देश भर से पशुओं के प्रति संवेदना रखने वाले व्यक्ति और संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और हमारे विभाग की ओर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से प्राणी मित्र अवार्ड का भी वितरण किया गया, वो व्यक्तिगत तौर पर भी और संस्थागत तौर पर भी। ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पशुओं की मदद करने का, पशुओं को बचाने का, उनको पुनर्स्थापित करने के काम में लगे हैं, उनका सम्मान भी किया गया और ऐसी संस्थाओं को भी सम्मानित करने का प्रयास किया गया। विभाग की ओर से हमारे सोसाइटी के नागरिक और पशुओं के बीच में संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को तीव्र करने के आग्रह भी किए गए। उनमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया। समाज जीवन में हमारी परंपराओं में जो प्रयोग चल रहे हैं उनको भी हम कैसे और उजागर करके वर्तमान समय में इनको नए सिरे से उजागर करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे सभी चीज़ों को जोड़कर पशु विश्व दिवस को अच्छी तरह से मनाने का विभाग की ओर से प्रयास हुआ है। किसान हूँ, गोपालक हूँ। मेरे घर में 200 A1 क्लास गिर गाय है
और हम एक संस्थान चलाते हैं गिर गो जतन संस्थान। उसके माध्यम से लगभग 26 देश के लोगों को गोपालन की ट्रेनिंग दे चुके हैं और गोपालन के माध्यम से शोषण मुक्त रोजगार कैसे खड़ा हो और उसके गोपालन के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फूड लोगों को कैसे प्रोवाइड हो, वो गाय आधारित खेती के माध्यम से ट्रेनिंग दे के करते हैं। और लगभग 240 के आसपास पंचगव्य उत्पाद बनाते हैं गाय के घी दूध दही से, गोबर गौमूत्र से। ऑल वर्ल्ड में ऑफिशियली उसको एक्सपोर्ट करते हैं और लगभग 150 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो गाय एक रोजगार का आधार बन सकती है, गाय गांव का आधार बन सकती है और गाय आरोग्य का आधार भी बन सकती है। तो देखा अभी आपने हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती बाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई से लेकर बाजार तक हर पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी पहलू में सावधानी ना बरती जाए तो हमारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेब की, तो इसमें पैकिंग और ग्रेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारे सेब के फलों की हमने पैकिंग अच्छी तरह से की है तो उनकी गुणवत्ता बरकरार रखी जा सकती है, अन्यथा हमारे जो फल हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ऐसे ही पैकिंग और ग्रेडिंग को अपनाए हुए हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं आज के हमारे सफल किसान। मुलाकात करते हैं उनसे। नई नई तकनीक ने खेती बाड़ी को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से सेबों की ग्रेडिंग और पैकिंग की मशीनें आई हैं, तब से न सिर्फ किसानों का काम आसान हुआ है बल्कि उसमें बेहतरी भी आई है। ये ऐसी मशीनें हैं जो फलों के ऊपर जमी धूल मिट्टी को भी हटाती हैं और उन्हें आकार के हिसाब से अलग अलग छांटती भी हैं। इसके अलावा लकड़ी की जगह गत्ती की जो पेटियां इस्तेमाल हो रही हैं वो सस्ती भी हैं और फलों की सुरक्षा के हिसाब से बेहतर भी। हिमाचल प्रदेश सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है। देशराज मेहता ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही ग्रेडिंग और पैकिंग केंद्र स्थापित किया है। ये जो प्लांट है ये हमने 2016 में लगाया है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है खासकर बागवानी का या इस व्यापार का, तो मैं 1990 से कर रहा हूँ। तो इसमें 15-20 साल पहले से अब जो कार्टन शुरू हुआ है और 2010 के बाद जो ये ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें लोगों ने लगाई है, सभी ने लगाई है, हमने भी लगाई है। हमने तो 2016 में लगाई है। तो इसमें जो मेन जो रोल है, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो व्यवस्था करना रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो मशीन है, जनरेटर है और क्रेट्स है। उसके बाद जैसे हमारे जो पैकर भाई लोग हैं, इनकी व्यवस्था, फिर नेपाल से लेबर, फिर गाड़ी की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई है, नेपाली लेबर द्वारा अपने बगीचों में क्रेटे पहुंचाते हैं। उसके बाद तोड़ान डोलान बाय गाड़ी लेबर द्वारा यहाँ पहुंचता है और यहाँ हम माल को तैयार करके, जैसे आप देख ही रहे हैं,
गाड़ी में डालकर हम इसमें देते हैं। मैनुअल में जो काम करते थे उससे इतना अच्छा काम नहीं होता था। मशीन से एक तो देखो सफाई है, फिनिशिंग है, वो मैंने पहले ही बोला था कि गीला माल सूखता है, अगर धूल वाला है तो डस्ट निकलती है, चमकता है, और ताज़े माल निकलते हैं। हाई ग्रेड पैकिंग है, ठीक पैकिंग है, जितना मार्केट को चाहिए उस हिसाब से पैकिंग हो रही है। उस हिसाब से तो देखो लोगों को फायदा है। कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। तब किसानों को अपने खेतों पर ही टेंट लगाकर हाथ से ग्रेडिंग करनी होती थी। हिमाचल में सेब की फसल बरसात के मौसम में आती थी तो कई बार सेब गीला हो जाता था और गीले सेब की पैकिंग नहीं हो पाती थी। अब जो पैकिंग सेंटर है वहाँ फलों को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगे हुए हैं। साथ ही मशीनें धूल मिट्टी को भी साफ कर देती हैं, जिससे फल में एक चमक सी आ जाती है। इसके अलावा मजदूरों का भी काम आसान हो गया है। हमारे जो बागवान है, पहले हम तुड़ान करते थे तो टेंट लेके बसते थे, तो खचरों पर लाते थे, फिर जाके कहीं हफ्ते 10 दिन के बाद हमारा माल दिल्ली पहुंचता था। अब जो है कल हमारा तुड़ान पहुंच गया यहाँ तुड़ान करके, तो आज भर दिया, कल परसों के लिए हम दिल्ली मार्केट में लग जाएंगे। तो इतनी सहूलियत हुई है हमारे लिए। जब हमारा सेब सीज़न शुरू होता है उस टाइम बहुत बारिश होती है और हम वैसी बारिश में अपने सेब को तोड़ते हैं और यहाँ पे मशीन पर लाते हैं। यहाँ फ़ैन लगा हुआ है ड्राई करने के लिए, इसलिए हम अपना सेब यहाँ पे पैकिंग करते हैं और जल्दी से मार्केट में पहुँचाते हैं और हमारे को अच्छा रेट मिलता है। यदि मशीन की सुविधा नहीं होती तो हमारा सेब जो है गिल्ला सेब 1-2 दिन में हम भर नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें कार्टन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम मशीन से हमारे को ये फ़ायदा होता है और रेट अच्छे मिलते हैं। मशीन आने से पहले काम धीमा होता था और सेब को बाजार तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाता था। इससे बहुत से फल खराब भी हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हिमाचल से दिल्ली की मंडी तक फल सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये। देश की मिट्टी या फिर कहें कि खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। अब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारी फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी और पैदावार भी हमें अच्छी मिलेगी। तो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के लिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com।
या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्पादक संगठन, जिन्हें आमतौर पर FPO के नाम से भी जाना जाता है, ये इतने फायदेमंद हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान इनसे जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार ने स्कीम लाया है FPO किसानों के लिए, तो हम लोगों ने अपने FPO का गठन किया और आज हमारे FPO में 500 किसान हैं, जिसमें से 160 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। फसल बेचने के लिए आसानी से मिल रहा बाजार। हमारे साथ कम से कम 700 से 700 फार्मर जुड़ चुके हैं, जिनमें से 400 महिलाएं हैं। हमने महिलाओं को काफ़ी सारा रोजगार दिया। कब इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था इसके पीछे? देखिए विचार विमर्श में FPO कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7 अक्टूबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रिसर्चरों ने साबित किया अंतरिक्ष यात्रियों की इम्यूनिटी और गुरुत्वाकर्षण का सीधा कनेक्शन। चांद और मंगल पर भविष्य तलाशने में एक बेहद जरूरी कदम। देखिए मंथन में शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उत्पादक संगठन, जिन्हें आमतौर पर FPO के नाम से भी जाना जाता है, ये इतने फायदेमंद हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान इनसे जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार ने स्कीम लाया है FPO किसानों के लिए, तो हम लोगों ने अपने FPO का गठन किया और आज हमारे FPO में 500 किसान हैं, जिसमें से 160 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। फसल बेचने के लिए आसानी से मिल रहा बाजार। हमारे साथ कम से कम 700 से 700 फार्मर जुड़ चुके हैं, जिनमें से 400 महिलाएं हैं। हमने महिलाओं को काफ़ी सारा रोजगार दिया। कब इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था इसके पीछे? देखिए विचार विमर्श में FPO कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7 अक्टूबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।